हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो पीछे वाला जो वीडियो रहा था वो उसके अंदर अपन ने किसके बारे में बात की थी? आवेश और आवेश के प्रकार और आवेश संरक्षण का नियम। इसके अलावा अपन ने आवेशन की विधियों के बारे में भी पिछले वाली वीडियो में बातें की थी। और इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं अपन जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है यानी थ्योरी की जो बुक आती है उसी के अनुसार चलने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे अपन सबसे पहले विद्युत की खोज और पदार्थों के बारे में, यानी विद्युत की खोज कैसे हुई और उसके प्रभाव क्या हैं, पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थों के प्रकार क्या हैं उनके बारे में। तो ये वीडियो आप पूरा देखें, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं अपन विद्युत के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं विद्युत के ऊपर। ठीक है, विद्युत होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, चल विद्युत और अचल विद्युत। ठीक है, विद्युत कितने प्रकार की? चल विद्युत और अचल विद्युत। चल मतलब जो चल सकती, गतिमान होती है। क्या होती है? गतिमान। उसको अपन क्या बोलते हैं? चल विद्युत। अचल को अपन क्या बोलते हैं? स्टैटिक। क्या बोलते हैं? स्टैटिक, यानी कि स्थिर विद्युत, यानी कि जो चल नहीं सकती उसको क्या बोलते हैं? अपने स्थिर भी बोलते हैं और स्टैटिक भी बोलते हैं और अचल विद्युत भी उसको बोला जा सकता है। सबसे पहले जो खोज हुई थी वो किसकी हुई थी? अचल विद्युत की। और पीछे वाले जो वीडियो रहे थे अपन अपने, उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि घर्षण के द्वारा सबसे पहले विद्युत पैदा हुई थी। तो वो विद्युत कौन सी थी? अचल विद्युत। यानी कि ये किसके माध्यम से पैदा हुई थी? घर्षण के द्वारा। क्या करवाया गया था? फ्रिक्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोला जाता है। ठीक है, घर्षण करवाया गया था। अब ये करवाया किसने था? ये एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था थेल्स। ये एक यूनानी वैज्ञानिक था। इसने क्या करवाया था? दो जो नॉन मेटल जो चीज़ें थी उनका क्या करवाया था इसने? घर्षण। उनके माध्यम से विद्युत क्या हो गई थी? पैदा। अब मैंने आपको बताया भी था घर्षण के अंदर, यानी घर्षण के द्वारा आवेशन के अंदर आपको बताया भी था। ये वीडियो अपना जो पीछे वाला वीडियो रहा था उसके अंदर आपको मैंने बताया था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। अब घर्षण के अंदर मान लीजिए मेरे पास क्या है? कोई कांच की छड़, और ये मेरे पास क्या है? रेशम का कपड़ा या ऊनी कपड़ा। ठीक है, इस कांच की छड़ को मैं इसके ऊपर रगड़ता हूँ, यानी क्या करवाता हूँ? घर्षण। इस प्रकार जब घर्षण करवाता हूँ तो इसके जो आवेश होते हैं, यानी इसके अंदर पहले क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। क्या थे? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले जाएंगे? इसके ऊपर। तो ये वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, यानी कि मैंने आपको बताया था जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? त्याग करती है, वो क्या कहलाती है? धनात्मक। तो ये वस्तु क्या हो जाएगी? आपकी धनावेशित। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। तो यहाँ पे जब आवेश एकत्रित होगा, जब भी अपने कांच की छड़ को किसी कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे, जो ये कांच की जो छड़ है वो कागज़ के टुकड़ों को अपने और क्या करेगी? आकर्षित करेगी। तो इससे अपने को पता लग जाएगा यहाँ पे क्या हो गए? अपने पास आवेश एकत्रित हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आ चुका है? आवेश आ चुका है। तो यही क्या थी अपने पास? स्टैटिक विद्युत। इसको बोला जाता है, ये खोज किसी के? थेल्स ने। स्टैटिक विद्युत बोला जाता है इसको अचल भी विद्युत बोलते हैं, यानी जो चल नहीं सकती। इसके अलावा अपन अगर सामान्य तौर पे देखें तो अपन ने कभी ना कभी इसका प्रयोग किया भी होगा। जिस प्रकार अपन बालों में कंघी करते हैं तो उस कंघी के कागज के टुकड़े चिपकने लग जाते हैं, तो वही क्या है? अपने पास स्टैटिक एनर्जी। ठीक है, इसका कोई उपयोग नहीं रहा। और जो अपन अगर इसके एक एग्जाम्पल की बात करें, सबसे बढ़िया अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो जो अपने पास बादल होते हैं बरसात के दिनों में, बादलों में क्या होता है? घर्षण। घर्षण की वजह से वहाँ पे कौन सी विद्युत पैदा हो जाती है? स्टैटिक एनर्जी, यानी कि वहाँ पे स्थिर विद्युत पैदा हो जाती है। परंतु ऐसे बोला जाता है ये डीसी होती है कि एसी होती है? बादलों में गरजने वाली विद्युत एसी होती है या डीसी होती है? अगर इसके बारे में भी बात की जाए तो ये हमेशा कौन सी होगी? स्टैटिक एनर्जी, यानी कि ये होगी अपने पास एक प्रकार के आवेश एकत्रित हो जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैटिक विद्युत। अपन ना तो इसको एसी मान सकते हैं और ना ही इसको डीसी मान सकते हैं। अपन इसको ना तो एसी कहा जा सकता है और ना ही इसको डीसी बोल सकते हैं अपन। तो इसको बोलेंगे क्या? ये सिर्फ स्टैटिक, सिर्फ आवेश एकत्रित हुए हैं। वहाँ पे क्या हुए? आवेश एकत्रित। ठीक है, जब आवेश एकत्रित हुए उसको अपन ना तो डीसी बोलते हैं कभी, ना ही एसी बोलते हैं।
इसलिए इन दोनों में से विद्युत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई खंभे के वायर जा रहे हैं, खंभे के वायर जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई बादलों में घर्षण हुआ, क्या हुआ, बादलों में घर्षण। तो यहाँ पे जो स्टैटिक एनर्जी पैदा हुई, स्टैटिक विद्युत जो पैदा हुई, जब भी बादलों में ज़्यादा विद्युत पैदा हुई, मतलब ज़्यादा आवेश क्या हो गया, एकत्रित। अब ज़्यादा आवेश एकत्रित होने की वजह से वो क्या करेगा, निरावेशित होने की कोशिश करेगा। यानी उसके लिए जो सबसे आसान जो मार्ग होगा वहाँ पर वो अपने क्या करेगा, आवेश का त्याग करेगा। अब आवेश का त्याग कैसे करेगा, मान लीजिए वायर जा रहे हैं विद्युत के, ये पोल पे क्या लगे, यहाँ इसके अंदर क्या है, एसी। यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल भी होता है और भी बादल होंगे, पानी भी होगा बरसात के दिनों में। तो पानी के माध्यम से ये एनर्जी क्या होगी, इनके ऊपर त्याग कर देगी। किसके ऊपर, इनके ऊपर। जब यहाँ पर ये इन वायरों के ऊपर ये बिजली आएगी तो इस वायुमंडल के माध्यम से होते हुए आएगी। वायुमंडलीय जो कण होते हैं उनके अंदर टकराएगी, इसकी वजह से इसके अंदर क्या आ जाती है, आवृत्ति। यहाँ पे आने के बाद ये क्या बन जाती है, एसी। उच्च आवृत्ति वाली एसी बन जाती है। उसका करंट का मान बहुत ज़्यादा एम्पियर में होता है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक बिजली होती है ये। ठीक है, तो इस प्रकार इस विद्युत की खोज हुई थी। इसका उपयोग क्या है, नगण्य है, इसको काम में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं गतिमान विद्युत की। और इसके अलावा इसको वायरों में प्रवाहित नहीं कर सकते अपन। वायर बोले तारों के अंदर इसको प्रवाहित नहीं किया जा सकता, इससे कोई काम की है ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन गतिमान विद्युत की। गतिमान विद्युत की खोज किसने की, वोल्टा ने। किसने की, वोल्टा। लगभग 1800 ईस्वी की बात है। तो वोल्टा ने खोज कर दी, किसके माध्यम से, रासायनिक अभिक्रिया करवा के। इसने रासायनिक क्रिया करवाई और वहाँ पर क्या कर दी, विद्युत पैदा। इसने जो रासायनिक क्रिया करवाई प्रयोगशाला के अंदर, उसको अपन ने नाम क्या दिया, बैटरी। यानी कि इसने किसकी खोज की थी, बैटरी की खोज की थी सबसे पहले। तो बैटरी की खोज अगर आपको पूछा जाए रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत की खोजें किसने की, तो वोल्टा ने रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत की खोजें की थी। कब, लगभग 1800 ईस्वी में। ये नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत की खोज किसने की, वोल्टा ने। और घर्षण के द्वारा विद्युत किसने पैदा की, थेल्स ने। और जो विद्युत वायरों में प्रवाहित नहीं हो सकती उसको क्या बोला जाता है, स्टैटिक विद्युत। ठीक है, अब इसने करवाई, यानी कि इसने किसकी खोज कर दी, बैटरी की। और इस विद्युत को क्या नाम दिया गया, चल विद्युत। अब जो चल विद्युत है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। चल विद्युत के कितने प्रकार होते हैं, 2। एक तो होगी अपने पास एसी प्रकार की, एक होगी अपने पास डीसी। एसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, यानी दिष्ट धारा। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, वोल्टा ने की थी चल विद्युत की खोज। और चल विद्युत 2 प्रकार की होती है, एसी और डीसी। और जो वोल्टा ने जो खोज की है यानी बैटरी के माध्यम से, वो कौन सी थी, डीसी। और एसी प्रत्यावर्ती धारा की खोज किसने की, सामान्यतः बात की जाए तो इसका जो फेराडे था उसने इस विद्युत को खोजा था। किसने खोजा था, फेराडे ने। ठीक है, फेराडे ने एसी की खोज की, डीसी खोज किसने कर दी, वोल्टा ने। ठीक है, और इसने बैटरी के माध्यम से की थी। अब बैटरी के बारे में आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके बैटरी वाला चैप्टर पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने इनके बारे में। अपन अलग अलग चैप्टर में बात करेंगे, एसी के बारे में अलग चैप्टर में बात करेंगे, डीसी के बारे में अपना अलग चैप्टर में बात करेंगे। और ये था अपने विद्युत का सामान्य जो ज्ञान था, यानी जो नॉर्मल बातें थी, बेसिक जो नॉलेज थी वो अपनी इतनी है। इसके बाद में बात करते हैं अपन करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं ताकि जो बेसिक नॉलेज है अपना वो पूरा हो जाए। अब बात करते हैं धारा के बारे में। किसके बारे में, धारा के बारे में। और करंट के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, और अपने यहाँ पे नॉर्मल बातें करने वाले हैं। तो देखिए, आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट। आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है। अब आवेश क्या होते हैं, क्यू। अब किसी वायर के अंदर मान लीजिए यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये कोई कंडक्टर यानी कि वायर है, चालक है एक मेरे पास, चाहे एल्यूमिनियम का हो चाहे तांबे का हो, किसी का भी। इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हैं तब तक इनके अंदर विद्युत धारा नहीं बहती।
जब आपके ये वाले आवेश, यानी कि आवेश क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जब ये आवेश बहने लग जाएंगे इधर से उधर, तो क्या बहने लग जाएगी, करंट। उसी को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यानी आवेश के प्रवाह की तरफ क्या बोला जाता है, करंट। Q बराबर IT, ठीक है। I बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, Q/T, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, करंट। और करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, I। मात्रक एम्पियर, एम्पियर को किससे दिखाते हैं, A से, कैपिटल A से, ठीक है। और स्मॉल a से त्वरण को दिखाया जाता है, त्वरण को, ठीक है। Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। T का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय, जो समय लिया जाता है हमेशा सेकंड में लिया जाता है, तो समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो इसकी एक अन्य इकाई क्या हो गई, कूलाम प्रति सेकंड बराबर एम्पियर। यानी 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। इसकी इकाई एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एम्पियर, ठीक है। ये अपने पास करंट। आप इनके नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ में, मतलब वीडियो रोक रोक के आप इसके लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पदार्थ। सबसे पहले बात करें पदार्थ के बारे में, क्योंकि अपने जो चालक है, चालक सब होते हैं वो पदार्थ के अंदर आते हैं। तो अपने सबसे पहले बात किसकी करें, पदार्थ की। तो पदार्थ के बारे में बात कर लेते हैं। पदार्थ सामान्यतः कितने अवस्थाओं में होता है, 3 अवस्थाओं में, ठीक है। अगर पदार्थ की परिभाषा की बात की जाए, इसका कोई ना कोई आयतन भी हो सकता है, इसमें मास यानी द्रव्यमान भी होगा। भाई कोई भी चीज़ होगी अपने पास, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, मार्कर, ये भी क्या एक पदार्थ ही है। इसको रबड़ जो लगा है वो क्या है मेरे पास, पदार्थ। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है, वजन भी है इसके अंदर, द्रव्यमान वगैरह कुछ भी मान लीजिए आप, वो इसके अंदर है। कुछ ना कुछ आयतन रहा होगा इसका, या इसका आकार भी कुछ ना कुछ होगा। तो इनके अंदर आयतन भी हो सकता है, द्रव्यमान भी हो, ये तो फिक्स होता ही होता है, ठीक है। उसको ऊपर क्या बोल, जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, यानी कि पदार्थ की परिभाषा क्या बोल सकते हैं, ऐसे तत्व जिनके अंदर द्रव्यमान होता है और स्थान घेरते हैं, जगह घेरते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पदार्थ बोला जाता है। कोई भी चीज़ आप लोगे तो वो कुछ ना कुछ जगह घेरेगी और उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान, उसी को अपन क्या बोला जाता है, पदार्थ बोला जाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं सामान्यतः, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, इसको अपन द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्य। द्रव्य और द्रव में डिफरेंस होता है, ये द्रव है, ये द्रव्य है। इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड। ठीक है। इस गैस को क्या बोला जाता है, गैस ही बोला जाता है। और ठोस को सॉलिड, इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के अंदर भी आप नाम देख सकते हैं, ठीक है। और मटेरियल भी इसको बोला जाता है। सामान्य कितने अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा इसकी चौथी अवस्था भी प्लाज्मा है, और एक अति तरल, यानी बहुत ज़्यादा तरल होता है, वो वाला पदार्थ भी होते हैं। उनको अपने को नहीं पढ़ना। सामान्य 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस के अंदर बात करें अपन, और द्रव के अंदर बात करें, और गैस के अंदर बात करें, यानी कि तीनों के डिफरेंस की अगर बात करें अपन, तो किस प्रकार होंगे। ठोस पदार्थ क्या होते हैं, ये मार्कर क्या है मेरे पास, ठोस। इसका आकार क्या है मेरे पास, पहले से बना हुआ है, इसको दबाऊंगा तो कम दबेगा, ठीक है। इसका आकार भी निश्चित है, आयतन भी है इसका कुछ ना कुछ, और इसके अंदर वजन भी है। यानी कि वे पदार्थ जिनके अंदर आकार होता है, आयतन भी होता है, ठीक है, और आकार, आयतन और वजन तीनों चीज़ होती हैं, वो क्या होता है मेरे पास, पदार्थ वो क्या कहलाता है, ठोस। आकार भी निश्चित है इसका, जो मार्कर है ये इस प्रकार का है ये, तो इसका क्या आकार है पहले से। आयतन कुछ ना कुछ तो इसका आयतन रहा होगा। अब बात करते हैं द्रव्य की, द्रव यानी लिक्विड की। ये बह नहीं सकते, इनके अंदर बहने का गुण नहीं होता है, बहने का गुण नहीं होता है, ये जमे हुए होते हैं एक जगह। इनके जो कण होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इनके ऊपर अगर प्रेशर डालेंगे अपन तो उनको ज़्यादा फैलाया नहीं जा सकता। परंतु द्रव जो होता है वो क्या होता है, बहने का, ये बहने का गुण रखता है, बहने का गुण, बह सकता है ये।
बहने गुण विद्यमान। देखिए इसके अंदर आकार है, आयतन है, वजन है और बहने का गुण ये नहीं रखता है। ये तीनों चीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड के अंदर क्या होता है, बहने का गुण होता है। यानी कि अपन अगर पानी लेते हैं तो पानी को ज़मीन पे डालेंगे, वो फैलने का गुण रखता है, उसी को क्या बोलते हैं, बहने का गुण। ठीक है। और इसके अंदर आकार अनिश्चित होता है। यानी कि मान लीजिए मेरे पास कोई पानी है 1 लीटर, उसको अगर मैंने डब्बे में डाला तो डब्बे का आकार वो ले लेगा। ठीक है। अगर मैंने गिलास के अंदर डालता हूँ उसको तो गिलास का आकार ले लेगा। और बाल्टी के अंदर डालता हूँ तो बाल्टी का क्या ले लेगा, वो आकार ले लेगा। यानी कि उसके अंदर आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, आकार नहीं होता, यानी कि अनिश्चित होता है। बात करें आयतन की। आयतन तो उसके अंदर क्या होगा ही होगा। आयतन जैसे मैंने बाल्टी के अंदर डाला तो बाल्टी कुछ न कुछ क्या है, आयतन है, तो LBH ये क्या होता है, किस चीज़ का, कि पाई आर स्क्वायर एच। ये भी क्या मेरे पास आयतन का फॉर्मूला बेलन का। अगर मान लीजिए मेरे पास क्या कोई डब्बा है चौकोर, उसके अंदर अगर उस पानी को मैं डालता हूँ, उस डब्बे के अंदर अगर पानी, कोई चौकोर डब्बा है उसके अंदर पानी को डालता हूँ तो वहाँ पे वो जितना स्थान घेरेगा, जितना ज़्यादा स्थान घेरेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें देख कर अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका। और उसी चीज़ को मैं किसी पाइपदार चीज़ के अंदर डाल दूँ पानी को, वहाँ पर जो स्थान घेरेगा, इन दोनों का, इसका जो उत्तर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि वो स्थान घेरेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब चीज़ें वो घेरेगा। उसका जो योग होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी आयतन जो होगा वो क्या होता है, इसका निश्चित होता है, घेरेगा ये जगह। परंतु गैस के अंदर अगर अपन बात करें, मान के जी क्या है मेरे पास गैस, अगर मैंने कमरे के अंदर छोटा पूरा कमरा क्या कर लेगी, घेर लेगी वो। अगर सिलेंडर के अंदर डाल दिया उसको, अगर मान लीजिए सिलेंडर इतना सा है तो उतना सिलेंडर ही घेर पाएगी वो। अरे इतनी बड़ी को टंकी है मेरे पास, वो टंकी में डाल दिया तो उतनी बड़ी टंकी ही क्या करेगी, वो घेरेगी। इसके अलावा बाहर है, नहीं घेरेगी। यानी कि जहाँ पर डालूंगा मैं उसको, उसी का क्या ले लेगा, वो रूप ले लेगा। यानी कि इसका क्या होता है, आकार, आयतन क्या होता है, अनिश्चित। तो समझ गए आयतन कैसे होता है, परंतु इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है। अब बात करते हैं आकार की। द्रव का जो आकार होता है वो क्या होता है, अनिश्चित। परंतु गैस का जो आकार होता है वो क्या होता है, अनिश्चित। कैसे, मान लीजिए मैंने सिलेंडर के अंदर डाला गैस को, सिलेंडर गोलाकार है तो गोलाकार क्या ले लेगी, वो अपना रूप ले लेगा। अगर मैंने बाल्टी के अंदर डाला उसको तो बाल्टी का क्या ले लेगा, वो रूप ले लेगा। अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, उसको किसी डब्बे के अंदर पैक कर दिया तो डब्बे का रूप ले लेगा वो। यानी इसका आकार भी क्या होता है, अनिश्चित। यानी कि ठोस के अंदर आकार आयतन दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। द्रव के अंदर सिर्फ आयतन पाया जाता है, ना कि आकार पाया जाता है। गैस के अंदर आकार और आयतन दोनों ही नहीं पाए जाते। ठीक है। अब बात किसी करते हैं अपने एग्जाम्पल की। ठोस के एग्जाम्पल की बात करें अपन, कुछ भी ले लीजिए। ये मार्केट भी क्या है मेरे पास, ठोस। लोहे का गोला भी क्या है, ठोस। लकड़ी भी क्या है, ठोस। और द्रव की बात करें, पानी हो गया, तेल हो गया। इसके अलावा जितनी भी लिक्विड चीज़ें आती हैं, दूध वगैरह, सब किसके अंदर आ गई, इसके अंदर। अब किसी दिमाग में आ रहा होगा, सब पानी को मैं बर्फ़ बना दूं तो वो ठोस के अंदर आएगा कि द्रव के अंदर आएगा, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, ठोस के अंदर। यानी उसका आकार क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। उसको अगर मान लो बर्फ़ बना दिया आपने तो उसको अगर बाल्टी में डालोगे तो वो बर्फ़ अगर गोलाकार है तो गोलाकार ही बना रहेगा, इसलिए उसका आकार क्या हो गया था, निश्चित। पर इसके अंदर आकार क्या, अपना गैस की बात करें तो गैस का आकार आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल की बात करें अपन तो LPG, CNG, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या होते हैं, गैस से। अब ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, तीनों के बारे में आपने जान लिया और परिभाषा इसके आधार पर आप बना सकते हैं। वे तत्व जिनका आकार आयतन वजन सभी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ठोस। उसी प्रकार जिनका आकार और आयतन, आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, वो क्या होते हैं, द्रव होते हैं। जिनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित, वो क्या होती है, गैस होती है। ठीक है। अब अगर परिवर्तन की बात करें तो अपन इनको तीनों को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मेरे पास क्या, पानी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आसान होता है। ठीक है। मेरे पास क्या, पानी के ऊपर अब मैं क्या करता हूँ, प्रेशर बढ़ाता हूँ, दाब ताप सब बढ़ाता हूँ घटाता हूँ, तो उनके आधार पे अपने पानी को तीनों रूपों में देख सकते हैं। जैसे पानी को अगर मैंने ठंडा किया
वो ज़्यादा ठंडा किया, 0 डिग्री तक मैंने क्या किया, ठंडा, तो वो क्या बन जाएगा, बर्फ़। तो बर्फ़ बनने के बाद किस में आ जाएगा, ठोस के अंदर। अब पानी है तब तो किसके अंदर है, वो द्रव के अंदर है ही। और पानी को मैं गर्म करता हूँ तो गर्म करूँगा, भाप बनेगी, वो भाप किस में आ जाएगी, गैस के अंदर। तो इस प्रकार किसी भी लगभग पदार्थों को अपन क्या कर सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में देख भी सकते हैं, ताप और दाब बढ़ाकर। ठीक है, ये था पदार्थ। इसके अंदर भी क्या आते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक आते हैं। मतलब कुछ ठोस पदार्थ चालक होते हैं, कुछ ठोस पदार्थ क्या होते हैं, अचालक, कुछ ठोस पदार्थ क्या होते हैं, अर्धचालक। इसी प्रकार ये तीनों किस में आ जाएंगे, इसके अंदर, और ये तीनों किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर। अब चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं, वो करेंगे अपन अगले वाली वीडियो में बात। पर तो यहाँ पर इनके बारे में इतना ही लिख लीजिए आप कि इसके अंदर इसके जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के, चालक, अचालक और अर्धचालक। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक है, ये थी पदार्थों के बारे में बात। तो आप इसकी सारणी बना सकते हैं आसानी से और इनको लिख भी सकते हैं। अब देखिए, अपन ने अभी पढ़ा था अपने पदार्थ में प्रकार पढ़े, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब तीनों जो पदार्थ होते हैं इनके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, परमाणु संरचना पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, सभी के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं। उनके बारे में अपन थोड़ी बहुत तो चर्चा कर चुके हैं और इसके लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो और बना देंगे। ठीक है, उसके अंदर अपन उनके बारे में बात करेंगे, यानी तत्व क्या होते हैं और चालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, और इसके अलावा परमाणु संरचना क्या होती है, उसकी खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उनके बारे में अपन अलग से वीडियो में बातें कर लेंगे। और इसके अंदर अपन ने विद्युत के बारे में विद्युत के बारे में चर्चा की कि भाई विद्युत क्या होती है। विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। विद्युत एक प्रकार क्या ऊर्जा, मैं इसको पहले बताना भूल गया। विद्युत एक प्रकार क्या है, ऊर्जा। इसको बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, जिसको ना तो अपन देख सकते हैं, ना ही तो उसको देखा जा सकता है, ना ही उसको छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, महसूस। अब देख नहीं सकते आंखों से। कोई कहेगा सर लाइट जला ली मैंने घर में तो उसको लाइट को मैं देख सकता हूँ। ठीक है, वो विद्युत नहीं है, वो विद्युत का एक गुण है। क्या है, विद्युत का एक गुण है। ठीक है, तो विद्युत को अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं और एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे विद्युत ऊर्जा थी, विद्युत ऊर्जा के मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक लैंप लगा दिया। लैंप लगाने के बाद इसने क्या दिया, प्रकाश, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा किस में चेंज होगी, प्रकाशीय ऊर्जा में। ये ऊर्जा दूसरी आ गई, ना कि विद्युत ऊर्जा, ये चेंज हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो चेंज किया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। और इसकी जो समीकरण है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो देखा जा सकता है और नहीं छुआ जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण समीकरण किसने दी, आइंस्टीन ने। ई बराबर क्या होता है, mc²। ये होता है इसका फॉर्मूला, यानी एनर्जी का फॉर्मूला। ना एनर्जी ये फॉर्मूला है, ये दिया था आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन ने ऊर्जा समीकरण दी थी तो उसने ये बताया था ऊर्जा को ना तो देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा की बात करें तो 1 kWh क्या है मेरे पास ऊर्जा, यानी 1 यूनिट ऊर्जा है मेरे पास। अब ये 1 यूनिट ऊर्जा 1 यूनिट ही रहेगी। अगर अपन इसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करेंगे, भाई ख़त्म करने की कोशिश करें तो ख़त्म नहीं होगी, चेंज हो जाएगी। अगर विद्युत ऊर्जा को अपने प्रकाश में चेंज करें, प्रकाश में चेंज हो जाएगा, इसका जो मान आएगा। और यहाँ पे जो नष्ट हो गई, नष्ट नहीं होती वो वहाँ पर भी क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। तो इनका जो योग होगा वो इसके बराबर ही होगा, ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो ये थी विद्युत ऊर्जा की परिभाषा। ऊर्जा की मान लीजिए एक ही बात है, चाहे विद्युत ऊर्जा की मान लीजिए। और अब बात किसी करते हैं विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में।
विद्युत धारा के प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः 5 प्रकार के। कितने प्रकार? 5 प्रकार के। एक प्रभाव एक्स्ट्रा और होता है, वो होता है 6 नंबर का प्रभाव। तो अपन प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव ये कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। सामान्यतः 5 होते हैं, वैसे कितने होते हैं? 6। अभी बता दूंगा। सबसे पहला जो प्रभाव होता है वो कौन सा होता है? रासायनिक प्रभाव। इसको केमिकल बोलते हैं, रासायनिक प्रभाव। इसके अलावा कौन सा होता है? उसमें प्रभाव। इसको तापीय प्रभाव भी बोला जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा होता है? आयनीकरण का प्रभाव। इसके अलावा कौन सा प्रभाव होता है? किरणीय प्रभाव। इसके अलावा कौन सा प्रभाव होता है? चुंबकीय प्रभाव। वो जो 6 नंबर का जो प्रभाव होता है वो होता है विद्युत झटके प्रभाव, झटके का प्रभाव। ये तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब रासायनिक, उसमें और चुंबकीय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ये 3। अपन थ्योरी के अंदर सबसे ज़्यादा जो बात करें, जहाँ पर जाएंगे, चाहे अपने पास जनित्र हो, चाहे अल्टरनेटर हो, चाहे पदार्थ पढ़ रहे हो, चालक पढ़ रहे हो, विद्युत धारा बह रही है, तब वहाँ पर अपन 3 ही प्रभाव की बात करेंगे हर बार। चुंबकीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल रिएक्शन। इनकी बात, इसकी बात और इसकी बात तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। झटका लगता है, कुछ नहीं लगता और बात ही ख़त्म। किरणीय प्रभाव, एक्सरे जो मशीनें होती हैं, अपने जो डॉक्टर के पास एक्सरे वगैरह करवाते हैं, हड्डियों का छाया चित्र, वहाँ पर किसका यूज किया जाता है? किरणीय प्रभाव का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी एक निर्वात नलिका होती है, उसके अंदर से उच्च वोल्टेज वाली, उच्च करंट वाली धारा गुजारी जाती है, तो वो किसका रूप ले लेती है? एक प्रकाश किरण का, बहुत तीक्ष्ण प्रकाश किरण का रूप ले लेती है। उसी को क्या बोलते हैं? किरणीय प्रभाव। आयनीकरण जो प्रभाव है, ये अपने को नलिकाओं में यूज किया जाता है। इसका प्रभाव जैसे मान लीजिए छोटे छोटे आयनों में टूट गए और वहाँ पर आयनीकरण क्रिया हो जाती है, जैसे अपने जो ट्यूबलाइट वगैरह होती है वहाँ पर क्या होता है कि अपने पास ट्यूबलाइट के अंदर गैस वगैरह होती हैं, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर गैस वगैरह और पारा भी डाला जाता है। वहाँ पर क्या होता है? एक रिएक्शन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? आयनीकरण प्रभाव, ठीक है। आयन भागते हैं इधर से उधर, आयन टकराते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? तो जब आयन टकराएंगे तो वहाँ पे क्या पैदा हो जाएगा? प्रकाश। तो ये क्या? आयनीकरण प्रभाव। ये सिर्फ अपन ट्यूबलाइट वगैरह इनके अंदर ही पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पूरा वीडियो डाल भी चुके हैं, आयनीकरण प्रभाव क्या है वो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके आप देख सकते हैं। जो इल्यूमिनेशन जो चैप्टर है उसका वीडियो डाला हुआ है, उसके अंदर देख सकते हैं। इसका कोई भी वीडियो अभी तक डाला नहीं है। अब ये वाले जो प्रभाव हैं, ये दोनों और ये वाला, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी बात करेंगे अपन चुंबक वाले चैप्टर में, और इसकी बात तो हर जगह करेंगे। और इसकी बैटरी वाले चैप्टर में अपन कर चुके हैं, यानी कि बैटरी की वीडियो में डाल चुका हूँ पहले भी, उसके अंदर देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये थे प्रभाव और ये थी विद्युत की खोज वगैरह। मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल लगभग कंप्लीट हो चुका है। और तो ये वाला वीडियो अपने यहीं तक रहेगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप शेयर किया करें वीडियो, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि हमारी जो 85% लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं। मतलब जो 85% जो लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मात्र 15% लोग ही क्या कर रहे हैं? सब्सक्राइब, ठीक है। तो अनुपात उल्टा हो जाना चाहिए, इस प्रकार अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो के अंदर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। भाई आपके पास कोई क्वेश्चन वगैरह आता है और आपको दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है, इसके अंदर आप हमको ये चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं। और नोट्स आप साथ में बढ़ाया करें। और बात करें नोट्स उपलब्ध करवाने की, तो हम आपको कोई भी नोट्स से उपलब्ध नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो ये वाला अपने वीडियो यहीं तक रहेगा। तो ओके।